नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्लोबल टेक शो में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में। आज सुबह मैं ये मूवी देख के आया कि मैं आपको इसके रिव्यूज़ बता पाऊँ, इसलिए। और अभी मैं आपको इसके रिव्यूज़ ही बताने वाला हूँ कि मुझे ये मूवी कैसी लगी और क्या आपको ये मूवी देखने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। 500 करोड़ के बजट में बनी हुई इस मूवी में करण जौहर ने कोशिश की है कि हॉलीवुड की एवेंजर्स की कॉपी की जाए, क्योंकि इसमें एवेंजर्स में जैसे एवेंजर्स की पूरी टीम बनाई जाती है ना, वैसा ही कोशिश की गई है। लेकिन आपको बार बार एवेंजर्स याद आएगी, आयरन मैन याद आएगी, सुपरमैन याद आएगी, बैटमैन याद आएगी, लेकिन आपको इस फिल्म से आपको वो टच नहीं मिलेगा जो वहाँ मिलता है, जो एक्साइटमेंट वहाँ रहता है कि अब क्या होगा, अब टोनी स्टार्क क्या करेगा, वो यहाँ पे सब कुछ गायब मिलेगा दोस्तों। तो हॉलीवुड की कॉपी, अगर मैं इसको नंबर दूं कि हॉलीवुड की कॉपी करने में कहाँ तक सफल हुए हैं, तो 10 में से 1 स्टार। सेकंड, घिसी पिटी स्टोरी। दोस्तों, आपको पता है कि बॉलीवुड में कई सालों से एक ही ट्रेंड चल रहा है कि हीरो हीरोइन मिले, उनमें प्यार हुआ और बाद में वो उनके अंदर कुछ किस वगैरह जो भी होना था वो हो गया, और उसके बाद में हीरो को कुछ याद आता है कि हाँ, मैं कुछ, मेरे में कुछ पावर्स है, और वो उन पावर्स से रिलेटेड जो भी एडवेंचर वो करता रहता है, और लास्ट में पता चलता है कि विलेन को मार दिया और ये खत्म हो गई। तो इसके अलावा मूवी में कुछ था ही नहीं। प्यार हुआ, उसको याद है कि मेरे में ये पावर है, उस पावर को लेने के लिए मोनिका है उसके पीछे पड़ी रहती है, और लास्ट वो मार मुर के फ्री। इसके बाद आते हैं बॉलीवुड की हर मूवी में एक जो प्रॉब्लम मुझे नज़र आती है ना, वो ये है कि किस की ज़रूरत ही नहीं है और ज़बरदस्ती किस डाल दिया गया है उसमें। करण जौहर तो इसमें स्पेशलिस्ट है, जिसमें हर मूवी में किस क्यों दिखा रहे हो, दर्शक ये देखना ही नहीं चाहता। अगर साउथ की मूवी में भी किस दिखाने लग जाते तो आज साउथ की मूवी फैमिली मूवीज कैसे बनती। आज साउथ की मूवी ऐसी है कि आप बिना किसी टेंशन के अपनी फैमिली में अपने बच्चों के साथ, मम्मी पापा के साथ बैठ के देख सकते हैं। लेकिन क्या आप बॉलीवुड की किसी भी मूवी के अंदर आके भरोसा कर सकते हैं? आपको हर बार ये टेंशन रहेगी कि आप पता नहीं कल कब क्या सीन आ जाएगी, घर वालों के सामने शर्मिंदा होना पड़े। तो दोस्तों, इस चीज़ के बारे में करण जौहर को ये सोचना चाहिए कि हम क्या दिखा रहे हैं। हो सकता है कि मैं थोड़े से ओल्ड ऑर्थोडॉक्स के टाइप की बात कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों इस बारे में विचार कीजिए कि मूवी ऐसी होनी चाहिए कि फैमिली के साथ बैठ के दें। आलिया भट्ट, उनकी एज जो भी होगी मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन इस मूवी में उनकी एज 20-21 साल की लड़की की जैसी लग रही है, और रणबीर कपूर उनसे जस्ट डबल एज के लग रहे हैं। दोनों का मैच ही नहीं हो पा रहा है कि रणबीर कपूर 40-42 साल के लग रहे हैं, आलिया 21-22 साल की लग रही है। तो ऐसा लग रहा है कि बच्ची को जबरदस्ती उसमें डाल दिया गया है मूवी में। ठीक है, कोशिश की गई है कि हॉलीवुड में जो भी एडवेंचरस वाली जो मूवीज़ बनती है ना, उसमें एक हीरोइन लेते हैं, चाहे वो चाइल्डहुड कैरेक्टर में हो या फिर थोड़े टीनेज वाली एज में हो, तो जूझारू टाइप की एक्ट्रेस ली जाती है वहाँ पे कि ना शक्तियाँ नहीं है, फिर भी वो लगी पड़ी है, मतलब विलन को हराने में या फिर हीरो का साथ देने में। यहाँ पे कुछ ऐसा ही दिखेगा आपको बार बार यही फील होगा कि जबरदस्ती आ लिया स्टंट कर रही है, जबकि नीड ही नहीं है। ठीक है, लास्ट में आलिया जी एक काम और करती है कि लास्ट में जब दी एंड होने वाला होता है मूवी का, तो धरती फट जाती है, और फटने के बाद में आलिया उसमें समाने वाली होती है, लेकिन है ना वो रणबीर कपूर की तरफ भागती है और डाई लगाती है। वो आपको इतना फर्जी लगेगा वो सीन, आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या था, ये क्यों डाला गया है ये मूवी का सीन। ये सीन है दोस्तों। इसके बाद में आते हैं स्टोरी में। अगर स्टोरी में दम नहीं है ना, तो दुनिया में कितना ही उस पर पैसा लगा दिया वो कभी नहीं चल सकती दोस्तों। हो सकता है इसको भारत के अलावा जो विदेश में जो बच्चे हैं वो तो पसंद करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो अपने से 15 साल एडवांस मूवीज देख रहे हैं। उनकी थॉट ब्रह्मांड में, अपने थॉट अभी भी इंडिया में ही अटकी हुई है। वो हर मूवी में धरती को बचाते हैं। यहाँ तो धरती को बचाने की सिर्फ एक आज पहली बार बात हो रही है कि हाँ, ब्रह्मास्त्र से हम धरती को बचाएंगे, कि भाई ब्रह्मास्त्र मिलेगा तो धरती फट सकती है, क्या है क्या नहीं। वो तो हर मूवी में ही धरती बचा रहे हैं, मतलब वो तो पूरे धरती वासियों पे एहसान करते हैं हॉलीवुड वाले। तो आप उनसे पीछे ही हैं, आप 15-20 साल उनसे इतना पीछे चल रहे हैं। थॉट के मामले में ले लो, स्टोरी लाइनिंग में ले लो, कहीं भी ले लो,
तो अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो कोशिश करें कि उनसे आगे बढ़ने की या उनसे आगे की एक कदम आगे सोचने की कोशिश करें। वो चीज़ है दोस्तों। तो मुझे एक चीज़ स्टोरी में कमी नजर आई कि कुछ था ही नहीं, हीरो हीरोइन मिले, प्यार हुआ, हीरो को कुछ याद आई, सपनों में जो दिख रहा है वो हकीकत में हो रहा है, और फिर उनमें शक्तियाँ आती है, शक्तियों के बाद में उन शक्तियों को छीनने के लिए विलेन आ जाता है, और बस मूवी का दी एंड हो जाता है। थोड़े बहुत हमें लाइट शो दिखा देते हैं जो कि इतना पसंद ही नहीं आते। आपको लाइट शो देख के ऐसा लगेगा दोस्तों कि आप दिवाली की आतिशबाजियाँ देख रहे हैं। मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ दोस्तों, दिवाली के रात को घर के छत पे चले जाइए और बिल्कुल अंधेरे में आप आसपास के आसमान को देखिए, आपको इतने आतिशबाजियाँ नज़र आएगी कि आपको महसूस होगा कि इससे बेटर आतिशबाजी वहाँ नज़र आती है। ये चीज़ है दोस्तों। इसके बाद में आ जाओ आप, देव नाम का एक राक्षस है, और उस देव नाम के राक्षस को मोनी राय जिंदा करना चाहती है ब्रह्मास्त्र को एक करके, यानी कि ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े कर दिए गए थे सुरक्षा की दृष्टि से, पुराने जो भी थे ऋषि मुनि या शक्तियाँ जो भी थी उन्होंने, और उन ब्रह्मास्त्र के सारे टुकड़ों को जोड़ करके मोनी राय एक देव नाम के राक्षस को जिंदा करना चाहती है। उसको बार बार राक्षस बोला जा रहा है, लेकिन लास्ट में उसको ब्रह्मदेव बना दिया। तो यानी कि ब्रह्मदेव क्या हमारे राक्षस थे? आप क्या दिखाना चाहते हो मूवी में? या तो हम नाम, पूरी मूवी में इन्होंने कहीं भी ओम नमः शिवाय कहीं नहीं बोला, लेकिन आप ओम देवाय नमः, ओम देवाय नमः क्यों? आप त्रिशूल दिखा रहे हो, आप वानरास्त्र में हनुमान जी को दिखा रहे हो वानर के रूप में, लेकिन आप हनुमान बोलने में शक कर रहे हैं, डर लग रहा है आपको, क्यों? इतने शक्तिशाली जो मंत्र था ओम नमः शिवाय, शिव पंचाक्षर स्त्रोत, उसकी आपने धज्जियाँ उड़ा दी। आप ओम देवाय नमः, क्या मतलब गाना ही समझ में नहीं आ रहा। इसके बाद आते हैं दोस्तों सॉन्ग्स के बारे में। हॉलीवुड में आप ये देखना, आपको कभी भी सॉन्ग्स नज़र नहीं आएंगे ऐसी मूवीज़ के अंदर, लेकिन इंडिया में एक कल्चर बना हुआ है कि साहब सॉन्ग तो डालेंगे ही डालेंगे, ज़बरदस्ती सॉन्ग्स डालेंगे। तो मुझे तो सॉन्ग्स का औचित्य ही समझ में नहीं आया। पहली बात तो सॉन्ग्स ऐसे नहीं थे कि जो याद हो जाए, सॉन्ग्स ऐसे हों कि जो दर्शक जब बाहर निकले सिनेमा घर से तो आपकी जुबान पे चलते हुए जाएं, और 10-15 दिन तक आपकी जुबान पे थे, लेकिन ऐसा एक भी सॉन्ग नहीं था। एक सॉन्ग ऐसा था कि केसरिया तेरा इश्क है पिया, ये सॉन्ग ऐसा था कि हाँ 5-6 बार बैकग्राउंड में आपको सुनाई देगा, इसलिए आपको वो हल्का फुल्का गुनगुनाने लग जाओगे आप, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं कि आप 5 दिन से ज़्यादा उसको सुन पाएंगे। ठीक है। सेकेंड सॉन्ग ओम देवाय नमः वाला सॉन्ग था, जो कि मुझे इरिटेट ही करा, मुझे मज़ा नहीं आया उस सॉन्ग में। और इसके अलावा स्टार्टिंग के अंदर मूवी जब स्टार्ट होती है तो एक सॉन्ग और आता है, लेकिन वो आपको पता है रणबीर कपूर की एक जो छवि है वो ऐसी है कि हर मूवी के अंदर वो आएंगे दौड़ते हुए ही आते हैं, हमेशा भगते हुए आते हैं, जैसे कहाँ से भगा के लाते हैं उसको डायरेक्टर साहब, कि वो हर मूवी में भगते हुए ही एंट्री होती है उसकी, भागते हुए आएंगे, बैग वैग रखेंगे साइड में, नाचने लग जाएंगे। ये लाइक आप चेक कर लेना रणबीर कपूर के बारे में, हमेशा एंट्री उनकी इसी तरीके से दिखाई जाएगी। ठीक है। एंट्री हो गई, एंट्री होते ही डांस हो गया, डांस होते ही आलिया जी से मिले, नज़र कॉन्टेक्ट हुआ, फलाना ढिमका जो भी, पहली नज़र का प्यार। फिर आते हैं रणबीर कपूर पे आगे कि स्टोरी की वो देखिए आप कि हीरोइन को कैसे प्यार हुआ। रणबीर कपूर एक अनाथ है, अनाथ आश्रम के बच्चों को उसने पाला है और वो उनका मसीहा है, और ये मसीहापंथी देख के ही आलिया भट्ट उससे इम्प्रेस हो जाती है, और इम्प्रेस करने के लिए सिर्फ एक ही टास्क करता है वो, कि एक टाइम किसी बच्चे का बर्थडे वगैरह होता है और उसको वो सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं बस, और उसमें से उसको आलिया को प्यार भी हो जाता है बस। मतलब आपको लॉजिक समझ में आया कि क्या दिखाना चाहते हैं। इनकी जब भी आलिया और रणबीर के लव सीन्स आएंगे आपको हमेशा इरिटेट महसूस होगा कि आपने वो सीन हजारों बार देखे होंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है उन सीन्स में कि आप उनको बार बार देखें। आप जब भी वो सीन्स आएंगी तो आप मूवी से ध्यान हट जाएगा आपका, और आप व्हाट्सअप वगैरह की चैटिंग वगैरह चेक करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। अब आते हैं हम अमिताभ के। अमिताभ को इसने एक आश्रम में गुरुजी बनाया है। गुरुजी बस नाम के ही है, अदरवाइज ड्रेसिंग सेंस वगैरह जो भी है वो एक पाश्चात्य संस्कृति, यानी कि जीन्स पैंट पहनते हैं, एक जैकेट पहनते हैं जिसकी जेब में हाथ रखते हैं वो हमेशा, यानी कि फुल लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं गुरुजी जो भी है। ठीक है। तो गुरु भी क्यों बोल रहे हैं उनको, आप डायरेक्ट किसी नाम से ही पुकार लो, क्यों गुरु बना के हमारे धर्म की वो कर रहे हो आप।
गुरु भी मत बोलो ना, आपको इतना ही वो लग रहा है तो आप पूरा ही उसको हॉलीवुड में ले जाओ ना, मिस्टर अमिताभ ऐसे कुछ कह दो। तो मुझे इनका समझ में नहीं आया, वेशभूषा एक आश्रम जैसी नहीं थी, वो आश्रम एक घर था जिसको इन्होंने आश्रम बोला। मतलब मुझे कुछ भी वहाँ पे मज़ा नहीं आया। गुरुजी के अंदर इतनी पावर्स थे लेकिन गुरुजी कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे रणवीर कपूर साहब। इसके बाद आते हैं शाहरुख खान के केमियो पे। शाहरुख खान को स्टार्टिंग में ही एंट्री करवा दी जाती है रणबीर कपूर से भी पहले। शाहरुख के पास एक ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा होता है और उसके पास में एक वानर अस्त्र होता है, जिसको लेने के लिए मोनी राय अपने आदमी को भेज देती है गुंडों को। वो आदमी नेचुरल पावर नहीं होती है उस टाइम तक उनके पास, फिर भी वो शाहरुख खान पे भारी पड़ते हैं। मतलब शाहरुख खान अपनी पावर वगैरह यूज़ कर लेता है, दीवारों पे गुलाटियाँ मारता फिरता है, और इतना पावरफुल अस्त्र होता है वानरास्त्र, लेकिन उसको उसने, मतलब डायरेक्टर की ही कमी मानूंगा मैं तो यहाँ पे, कि वो कुछ स्पेशल कर ही नहीं पाया। 2-4 गुलाटियाँ मरवा दी और थोड़ी सी रोशनी वगैरह कर दी, इधर से उधर उधर से उधर, वो हाथ घुमा रहा था इधर रोशनी, वो हाथ घुमा रहा था इधर रोशनी, बस उस रोशनी का इफेक्ट किसी भी फिल्म पे नहीं पड़ रहा। तो यानी कि मुझे ये फील हुआ कि जो नॉर्मल गुंडे थे, नॉर्मल जो हथियार छीनने के लिए जो गुंडे आए थे ना, वो गुंडे वो सुपर नेचुरल पावर वाले बंदे से भारी पड़ रहे थे शाहरुख खान से, पहली चीज। अब आते हैं शाहरुख खान, एक्टिंग का तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि वो जैसे ही आते हैं लड़ाई फाइट वगैरह स्टार्ट हो जाती है और शाहरुख खान को पकड़ के ले जाते हैं, और उससे आगे के हथियार कहाँ, मतलब आगे का जो ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा होता है ना, वो कहाँ पे है, वो शाहरुख खान से ज़बरदस्ती उसको सम्मोहित करके उगलवाना चाहती है मोनी राय, बस यही होता है। और शाहरुख खान एक का तो बता देता है, दूसरे के बताने से पहले सुसाइड कर लेता है। शाहरुख खान की एंट्री दी है। मोनी राय की बात करते हैं। मोनी राय फिल्मों में अब आई हैं, पहले वो टीवी एक्टर हैं, एंड नागिन सीरियल उनका बहुत फेमस हुआ है, आपको तो पता ही होगा। नागिन के 6-6 7-7 पार्ट्स आ गए और नागिन में वो बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन वो इतनी भी बड़ी कलाकार नहीं है कि आप इतनी बड़ी मूवी बना रहे हैं और उसमें मुख्य विलेन का रोल उनको दे दिया जाए। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मुख्य विलेन के रोल के लिए क्या वो सूटेबल थी? हालांकि वो मूवी में अच्छी लगी है, इन सारे कलाकारों से वो बहुत अच्छी एक्टिंग करती हुई आई हैं कि उनकी आंखें रेड कर दी और उनको ये कर देंगे वो कर देंगे। हालांकि उनको ज़्यादा बोलने के लिए कुछ दिया नहीं, बस करने के लिए ही था उनका कि ये कर दिया वो कर दिया, बस बाकी उनके पास में करने के लिए कुछ नहीं। लेकिन मोनी राय अच्छी दमदार पर्सनैलिटी की लग रही थी। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि आलिया भट्ट की जगह अगर मोनी राय होती तो आई थिंक आलिया भट्ट से ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाती, क्योंकि एक तो पर्सनैलिटी जो है ना, आलिया बिल्कुल बच्ची लग रही है और वो मोनी राय उससे बहुत, रणबीर की टक्कर की तो आलिया थी इस मूवी में, मतलब मोनी राय थी। अब आप खुद विचार कर लीजिए कि क्या मैं सही कह रहा हूँ। मैंने और किसी एक्ट्रेस का तो मैंने कल्पना ही नहीं की कि कौन कौन फिल्म बैठती थी, लेकिन जो इस मूवी में था ना, मैं तो उसी की बात कर लेता हूँ कि मोनी रॉय आलिया से बेटर परफॉर्म कर पाती अगर उसको रणवीर के अपोजिट रखा जाता। ये मेरे विचार हैं दोस्तों, हो सकता है आपको पसंद ना आए मेरे विचार, लेकिन फीमेल एक्टर अगर आप ले रहे हो तो अपनी टक्कर की तो लो, कम से कम वो बच्ची तो मत लो। आपने बच्ची से शादी कर ली वो एक अलग बात है, लेकिन बच्ची तो मत लो। लेकिन करण जौहर साहब ने तो वो लिखवा रखा है ना कि मैं तो नेपोटिज्म को ही बढ़ावा दूंगा, मैं तो ऐसे ही बच्चों को ही, स्टार किड्स को ही लूँगा, तो अपन उनकी जिद में तो फिर अपन कुछ नहीं कर सकते। हाँ, उन्होंने जो आलिया भट्ट बार बार ये कह रही हैं कि अगर आपको पसंद है तो मत देखो ना हमारी मूवी, तो वो इसलिए है कि वो इस मूवी से वो ये सोच रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी मूवी बनाई है हमने, और इस मूवी से दर्शक ऑटोमेटिक सिनेमाघरों में आएंगे। वो आपको एक चैलेंज दे रही है कि आप अपने आप को रोक के दिखाओ, कि अगर आप बाइकआउट मुहिम चला रहे हो ना, तो आप अपने आप को रोक के दिखाओ दोस्तों। तो अब तो ये तो आप पे हैं कि क्या आप वो लड्डू खाना चाहेंगे जो आलिया भट्ट आपके सामने परोस रही है घमंड में, ये आप पे डिपेंड करता है दोस्तों। ओवरऑल मूवी को मैं 10 में से 2 स्टार दूंगा। डायरेक्शन मुझे कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं लगा। मूवी में जो भी विजुअल इफेक्ट है वो काफ़ी अच्छे थे, लेकिन बार बार एक ही टाइप की विजुअल इफेक्ट आपको कहीं ना कहीं इरिटेट करेंगे, क्योंकि लाइट शो भी आप कितना देखेंगे, पूरी मूवी में लाइट शो के अलावा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आप थोड़ा वेट कर लीजिए, कुछ दिनों में मोबाइल OTT पे कोई ना कोई दे ही देगा आपको, अपने फ्रेंड्स है किसी से भी अरेंजमेंट हो जाता है। इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मूवीज़ ना आ पाए आपके हाथ, ये चीज़ है दोस्तों। तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए, पैसा वेस्ट ना करें, और फिर भी अगर आपको देखने की इच्छा है तो आप अपना टाइम ज़रूर लगाएं वहाँ पे। मुझे तो मूवी 10 में से 2 स्टार वाली ही लगी।
मैं तो 10 में से 2 स्टार भी तब दे रहा हूँ कि जब ठीक है इतनी मेहनत करी है छोटे छोटे बच्चों ने, ये जो भी है आज लोगों तो बच्चे ही मानता हूँ मैं। तो ओवरऑल दोस्तों हॉलीवुड की कॉपी करने की कोशिश की गई है एवेंजर्स की, लेकिन एवेंजर्स एवेंजर्स हैं और मुझे नहीं लगता कि ये मूवी शायद 100 करोड़ से ज़्यादा कमा पाएगी। हाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बॉयकॉट मुहिम को अवॉइड कर रहे हैं, मतलब वो इसके टक्कर वो चाहते हैं कि हम तो वही यार सेक्युलर टाइप के हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता बॉयकॉट हो रहा हो या हो, तो वो उस कंडीशन में वो आप चले जाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरी थॉट के अनुसार मूवी नहीं है, फिर भी अगर आप जाना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है दोस्तों। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था दोस्तों जो मैंने रिव्यूज़ के ऊपर बनाया है, और अगर आपका सपोर्ट मिलता रहा तो मैं इन फ्यूचर और वीडियोस बनाऊंगा रिव्यूज़ के ऊपर। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा एंड मोटिवेशन का काम करेगा वो प्रोत्साहन जो आप मुझे देंगे। तो आपका प्यार की मुझे बहुत ज़रूरत है। थैंक यू दिल से।